अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड सल्फोनामाइड्स। सबसे पहले हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन्स को कवर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सल्फोनामाइड्स एंड अदर ड्रग्स को देखेंगे। ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स हम लोग स्टार्ट करने से पहले इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स में सबसे पहले आ जाता है नॉन फ्लोरिनेटेड क्यूनोलॉन्स, जिनको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, और ये पहले जो थे वो क्यूनोलॉन्स थे। इनमें आ जाता है नैलिडिक्सिक एसिड आ जाता है, और ये नैरो स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब ये जो क्यूनोलॉन्स है वो एक क्लास है। ठीक है, इसमें जो है वो फ्लोरिनेटेड करके इसके डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स बनाए गए हैं। तो नॉन फ्लोरिनेटेड जिसमें कभी फ्लोरीन मौजूद नहीं था, ठीक है ना, फ्लोराइड ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं था। और यहाँ पर जो है इसमें कौन सा ड्रग इंक्लूड है, नैलिडिक्सिक एसिड, और ये एक नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है। फिर आ जाता है सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स में ये एक्टिव है अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव एंड एटिपिकल बैक्टीरिया के खिलाफ। अब ये जो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट जो है वो कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉरफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड पीफ्लॉक्सासिन है। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि नो पीसी, ठीक है ना, कि जैसे पीसी होता है ना, पर्सनल कंप्यूटर। सो आप लोगों ने उस तरह से याद रख लेना, नो पीसी वो जो है वो सेकंड जनरेशन था, और ये जो है क्या कहते हैं ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट जो है वो एक्टिव है एन एटिपिकल बैक्टीरिया। फिर आ जाती है थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स में कौन सा आ जाता है, लोमीफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन एंड गैटिफ्लॉक्सासिन आ जाता है। इसको आप लोग इस तरह से याद रखते हैं कि LGS एक स्कूल का नाम भी है। सो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, LL या सिर्फ LGS इस तरह से करके, लोमीफ्लॉक्सासिन, ठीक है, लेवोफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन एंड गैटिफ्लॉक्सासिन। फिर आ जाते हैं हम लोग, अच्छा, ये जो थर्ड जनरेशन है ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट जो है वो एक्टिव है। सो आप लोगों ने एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक तो जो है सेकेंड जनरेशन, जो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन वो नैरो स्पेक्ट्रम, जो सेकेंड जनरेशन वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, और जो थर्ड जनरेशन जो है वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट है। अब चलते हैं और देखते हैं फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स को। फोर्थ जनरेशन क्यूनोलॉन्स में आ जाता है जेमीफ्लॉक्सासिन, प्रोलीफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। अब ये जो अगेंस्ट किसके एक्ट करते हैं, एनारोबिक एंड ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। अभी आप लोगों ने ये अच्छी तरह याद रखना है कि ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन खासतौर पे ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट है। जब हम आगे इसको स्टार्ट करने जाएंगे और मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ये जो नॉरफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन था, ये सारे ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट थे। वो जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और जो फोर्थ जनरेशन है एंड द थर्ड जनरेशन वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स का मैकेनिज्म और इसका इंट्रोडक्शन, इसका क्या इसकी जो है वो फीचर्स हैं। फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। इनका जो पहला था, जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पहला जो इनमें सबसे था फ्लोरोक्विनोलॉन वो नैलिडिक्सिक एसिड था। उसके बाद आ जाता है कि इसके बाद एक इस बारे में ख़ास बात वो ये है कि इसको जो है ना वो क्लोजली इसको जो है ना टाइट कर दिया गया है टू द क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल, यानी इस रिएक्शन के लिए जो है वो उसको जो है ना वो टाइट कर दिया गया है। और इसके अलावा जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स on the induction and spread of the bacterial resistance are sometimes referred to as collateral damage, a term associated with the third generation। यानी यही टर्म जो है वो थर्ड जनरेशन के साथ भी एसोसिएटेड है। कोलैटरल डैमेज के ऐसे क्या होता है कि अनइंटेंडेड डैमेज, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं वो इंडक्शन को जो रेजिस्टेंस है उसको इंड्यूस करने में और उसको स्प्रेड करने में जो है ना उनका बहुत ज़्यादा रोल आ गया है। यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। ठीक हो गया, और इसको जो है वो कोलैटरल डैमेज भी कहते हैं। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ देखें तो इसके दो मैकेनिज्म हैं। पहले हम लोग इसके डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें पता है कि बैक्टीरिया में जो है रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, प्रोसेस उसका क्या है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। बैक्टीरियल डीएनए, उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल डीएनए का अगर हम लोग देखें तो ये डबल हाइलेक्स डीएनए है। अब जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले अनकॉइलिंग होनी होती है, और अनकॉइलिंग के लिए डीएनए हेलिकेज आता है और वो अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अनकॉइलिंग स्टार्ट होती है और एक रेप्लिकेशन फोर्क सा बन जाता है। ठीक हो गया, फिर डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है वो उसको रीड करता है, वो पहले इसको जो है वो इन स्ट्रैंड्स को रीड करता है डीएनए के, और कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है उसके साथ जो है वो अटैच करता है दोनों के साथ।
तो ये क्या होता है, ये पूरे पूरे नए स्ट्रैंड बन जाते हैं। लेकिन इसके ये रेप्लिकेशन फोर्क ओपन होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये कंडेंसेशन हो जाती है, कंडेंस्ड होता है, जिसको कहते हैं पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। अब ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। सो बैक्टीरियल जो है वो जो है जाइरेज वो एक्ट करता है, जिसको टोपो आइसोमेरेज 2 भी कहा जाता है। जब वो एक्ट करता है ना, तो यहाँ से जो है वो रेप्लिकेट जो कंडेंस्ड एरिया था ना, वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, और यहाँ पर रेप्लिकेशन मतलब स्टार्ट होना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पूरा स्ट्रैंड डीएनए के पूरे स्ट्रैंड में जो है वो रेप्लिकेट होना होता है। ठीक हो गया। फॉर द डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए तो पूरा स्ट्रैंड रेप्लिकेट, वो जो है वो पूरा स्ट्रैंड रेप्लिकेट होता है, यानी पूरा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। अब क्या होता है, पहले मैं आपको नॉर्मल प्रोसेस दिखा देती हूँ। फिर ये होता है रेप्लिकेशन प्रोसीड करती है, और एंड पे क्या बनता है कि इंटर रिलेटेड जो है वो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इनकी यानी कि पूरा जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए। लेकिन अब क्या है कि इनकी सेपरेशन के लिए क्या चाहिए, टोपो आइसोमेरेज 4 चाहिए होता है। ठीक है, अब टोपो आइसोमेरेज जब 4 एक्ट करता है तो ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो नए न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है ना, इसके अगेंस्ट भी एक्ट करता है। ठीक हो गया। फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्ट अगेंस्ट द इनहिबिट कर देता है, नेगेटिव इफेक्ट शो करता है ऑन द डीएनए जाइरेज पे, जिसको टोपो आइसोमेरेज 2 भी कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिलैक्सेशन हो जाती है। जो पूरा का पूरा सुपर कोल्ड डीएनए होता है ना, उनकी बिल्कुल रिलैक्सेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक कट जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक और जगह जहाँ पर ये एक्ट करता है वो है टोपो आइसोमेरेज 4। टोपो आइसोमेरेज 4 पर जब ये एक्ट करता है तो उसको ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि जो न्यूली फॉर्म जो डीएनए है वो सेपरेशन नहीं होती। ठीक है ना, न्यूली रेप्लिकेटेड जो डीएनए स्ट्रैंड है वो सेपरेट नहीं होते, क्रोमोसोम स्टेबलाइज हो जाते हैं, और जो न्यूली फॉर्म जो स्ट्रैंड है, रेप्लिकेशन स्ट्रैंड है, न्यूली फॉर्म डीएनए वो सेपरेट नहीं होता। अब यहाँ पर बात एक जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये मैकेनिज्म जो है वो ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा कॉमन है, यानी कि इसकी एफिनिटी ये ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ग्राम नेगेटिव में। और ये जो टोपो आइसोमेरेज 4 है ये ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और हमें पता है कि जो सेकंड जनरेशन है वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज़्यादा एक्ट करती है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो इधर एक्ट करेगा। और अगर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की बात हो रही है तो फिर जो है वो ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करता है, वो उसके अगेंस्ट उनका स्पेक्ट्रम है, तो वो फिर इधर एक्ट करेगा। ये बात हमारे पास क्लियर होगी। अब जो ग्राम नेगेटिव है उसमें कौन सा जो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ होता है वो है सूडोमोनास एरिजिनोसा, और ग्राम पॉजिटिव में जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये था इसका मैकेनिज्म। अब हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं एक दफ़ा से वहाँ नोट्स से। जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो एंटर होते हैं थ्रू द पोरेंस के जरिए, और नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं ऑन द डीएनए जाइरेज, जिसको टोपो आइसोमेरेज 2 भी कहा जाता है, एंड टोपो आइसोमेरेज 4 पे। टोपो आइसोमेरेज 2 पे जब ये एक्ट करते हैं तो ये रिलैक्सेशन कॉज करवाते हैं ऑफ द सुपर कोल्ड डीएनए, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज हो जाता है। और जब टोपो आइसोमेरेज 4 पे एक्ट करते हैं तो क्रोमोसोम स्टेबलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन द सेपरेशन ऑफ न्यूली फॉर्म डीएनए। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है ये बैक्टीरियल साइडल, इसकी नेचर है, एंड अफेक्ट मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन, यानी कि अगर आप लोग जो है वो कंसंट्रेशन जिस पे ये मिनिमली इनहिबिट कर रहा है, मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे वो इनहिबिशन स्टार्ट कर देता है, बैक्टीरियल इनहिबिशन स्टार्ट कर देता है, MIC जिसको कहा जाता है, वो कंसंट्रेशन जिस पे वो जो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे वो बैक्टीरिया किलिंग या बैक्टीरियल इनहिबिशन स्टार्ट कर देता है उसको मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर उससे 30 गुना ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो इसका जो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है वो मोर प्रोनाउंस्ड हो जाता है। ठीक है ना, मज़ीद सामने आता है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो एविडेंट होता है। ये हो गया बात क्लियर। उसके बाद यानी कि हम लोगों ने सिंपली याद रखना है कि ये बैक्टीरियासाइडल है और इसका इफेक्ट मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है अगर हम लोग MIC से इसकी 34 कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें। उसके बाद हम लोग इसका स्पेक्ट्रम एंड एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। जो इसके यूजेस हैं वो सबसे पहले आ जाता है कि एंथ्रेक्स के लिए यूज़ होता है। ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड द ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए, दोनों की किसके लिए, एंथ्रेक्स के ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, अब ये जो कॉमनली अफेक्ट करते हैं एनिमल्स को, ये जो एंथ्रेक्स की जो प्रॉब्लम है ये कॉमनली जो कि इसका बैसिलस कौन सा होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस होता है, यानी कि जो कॉजेटिव एजेंट है वो बैसिलस एंथ्रेसिस होता है। ये ज़्यादातर इफेक्ट करता है एनिमल को, लेकिन इस ये जो है इंसानों में भी फैल देता है, मतलब एनिमल्स के ज़रिए जो है वो ह्यूमंस में फैलता है। और असल में इसमें होता क्या है, स्किन इन्फेक्शन होता है। आप लोग देखेंगे कि स्किन पे जो है वो वॉन्ट सा बन जाता है और अजीब सा जो है ना वो उसकी कंडीशन हो जाती है स्किन की। ठीक हो गया। अब ये एंथ्रेक्स इस चीज़ को जो है वो एंथ्रेक्स कहते हैं। और जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, अब क्योंकि ये ग्राम जो है ये कौन सा है,
अच्छा, अब ये जो एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट है ना, ये ग्राम पॉजिटिव है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव है। लेकिन जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया वो इनका ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंट स्पेक्ट्रम था ना, वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट था। लेकिन इनका ऐसा नहीं, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट ही नहीं करती हैं। ये सम ऑफ द ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज हैं, सम ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज उन पे भी एक्ट करती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इनकी जो ब्रॉड रेंज है वो ग्राम नेगेटिव में है, यानी कि जिसके अगेंस्ट ही ज़्यादा ये एक्ट करते हैं, जिन बैक्टीरियल रेंज के अगेंस्ट वो ज़्यादा एक्ट करते हैं, वो ग्राम नेगेटिव की रेंज है। उसके अलावा यूटीआई आ जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया या लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया, दोनों ही जो है फॉर बोथ कॉम्प्लिकेटेड एंड अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, बेशक वो कॉम्प्लिकेटेड हो या अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो, कि ये दोनों मेडिसिन ही जो है वो यूटीआई के ट्रीटमेंट में ये यूज़ हो रही हैं। सो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो उसमें एक एंथ्रेक्स आ गया और एक आ गया यूटीआई। उसके अलावा जाता है बहुत ज़्यादा एनारोबिक इन्फेक्शंस के लिए भी जो है ये यूज़ हो रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पे जो है वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूज़ हो रही है। जैसे हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ये जो है वो एनारोबिक इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रही है। जो हम लोगों ने पढ़ा था जो ग्राम नेगेटिव के साथ, उसके साथ हम लोगों ने जो सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेकंड जनरेशन है उसकी ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट है, साथ साथ जो है वो एटिपिकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। और फोर्थ जनरेशन में हमने पढ़ा था कि एनारोब बैक्टीरिया एंड जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फोर्थ जनरेशन। ये होगी बात हमारे पास क्लियर। उसके बाद आ जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका जो है ना ये यूज़ है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। लिवोफ्लॉक्सासिन इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द इन्फेक्शन जो कि अनरिस्पॉन्सिव होता है टू द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से, जैसे कि ऑगमेंटन, यानी कि अगर एक ऑगमेंटन जैसी एंटीबायोटिक भी असर ना कर पाए तो फिर आप लोग का जो सेकंड ऑप्शन है वो कौन सा होता है, वो लिवोफ्लॉक्सासिन होता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है फॉर द निमोनिया या साइनोसाइटिस के लिए, क्योंकि इसकी एक्टिविटी वीक है। देखिए यहाँ पर नो एक्टिविटी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर वीक एक्टिविटी लिखा हुआ है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ग्राम पॉजिटिव है। सो इट हैज़ अ वीक एक्टिविटी, बट आप लोग ये नहीं कह सकते कि इसकी बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं है। सो इसकी वीक एक्टिविटी होती है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस नहीं हो सकता। सिर्फ लिवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दोनों ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्ट कर रहे थे ना, आर नॉन एज अ रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स ड्यू टू द एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विच इज़ द कॉजेटिव एजेंट फॉर द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए, जो कि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो इसके लिए जो है ये यूज़ होते हैं। सो आप लोगों ने याद रखना है जो क्या कहते हैं लिवोफ्लॉक्सासिन है एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, ये रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं। उसके बाद आ जाता है जीआईटी। जीआईटी के लिए जो है ना वो जीआईटी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो ज़्यादातर आ जाते हैं। फ्लोरा रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विन लिवोफ्लॉक्सासिन है एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। जो जीआईटी के लिए आ जाते हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग एक्यूट डायरियल इलनेस ड्यू टू द एंटेरिक पैथोजन। अगर एंटेरिक पैथोजन की वजह से कोई डायरिया हुआ है तो फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये बात हमारे पास क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पर सारा स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है कि कौन सा जो है ये रिस्पायरेटरी जो ट्रैक इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर कौन कॉज कर रहा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जैसे मैंने आपको बताया। अगर हम लोग यूटीआई की बात करें तो वो ग्राम नेगेटिव रॉड, इसमें खास तौर पे इकोलाई जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना कॉजेटिव एजेंट है, मेजर कॉजेटिव एजेंट है। और उसके बाद हम लोगों ने एक बात ये याद रख लेनी है कि जो जिनके लिए फ्लोरोक्विनोलॉन्स यूज़ नहीं होता वो कौन से हैं, स्टेफिलोकोकस ओरियस, इसके अलावा एंटेरोकोकाइस, सिफिलिक्स एंड नेज़ीरिया गोनोरिया, ये दोनों एसटीडीज कॉज करती हैं, इनके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। ये हो गया। उसके बाद आ जाता है कि ये क्यों इनके अगेंस्ट एक्ट नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टेंस, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये जो कोलैटरल डैमेज जो है ये कॉज करता है। सो इस वजह से जो है ना ये इसका रेजिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो ये मैंने एक जो है याद रखने के लिए एक डायग्राम बनाई है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके लिए फिर जीआईटी एंड यूटीआई, और इसके अलावा स्किन। तो ये आप लोगों ने 3 चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग मज़ीद हम लोग क्लिनिकल यूजेस की तरफ जाएँ इनके सेपरेटली, तो हमें क्या दिखता है कि नॉरफ्लॉक्सासिन जो है ना, सबसे पहले इसकी पुअर बायोअवेलेबिलिटी, जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये इनका आपस में कंपैरिजन हुआ है। जो नॉरफ्लॉक्सासिन है इसकी पुअर बायोअवेलेबिलिटी है और इसकी एक तो पुअर बायोअवेलेबिलिटी है, इसके अलावा शॉर्ट हाफ लाइफ है। ये इफेक्टिव है फॉर द नॉन सिस्टमिक इन्फेक्शन जैसे कि यूटीआई, प्रोस्टाइटिस एंड इन्फेक्शस डायरिया, यानी कि जो नॉन सिस्टमिक इन्फेक्शन है उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है, जैसे यूटीआई हो गया या प्रोस्टाइटिस हो गया या फिर इन्फेक्शस डायरिया हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि इनका ज़्यादातर काम जो है ना उस एरिया में ही होता है जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है। इनको ब्लड में एंटर नहीं होना पड़ता क्योंकि इनकी बायोअवेलेबिलिटी पुअर है। सो इनको ब्लड में एंटर नहीं, जब
यूटीआई या वो का क्या है कि उसने जो है वो ब्लैडर में जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रीट करना है। फिर प्रोस्टाइटिस में भी यही, इसी तरह इन्फेक्शस डायरिया में भी जो है वो कॉजेटिव एजेंट जो है वो आपके जीआईटी में मौजूद होता है। सो हम लोगों ने नॉरफ्लॉक्सासिन का याद कर लिया। उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये इफेक्टिव है फॉर द सिस्टमिक इन्फेक्शन, यानी कि क्योंकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है, 80% इसकी बायोअवेलेबिलिटी है। सो ये ओरल, आईवी हर तरह से ही यूज़ होता है। ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ये ज़्यादा एक्ट करता है। अगर हम लोग इसको देखें तो इसका जो है दिन में 2 दफ़ा दिया जाता है इसका डोज BID, और लेकिन एक OD जो एक्सटेंडेड जो है वो रिलीज फॉर्मुलेशन वो भी अवेलेबल है वंस डेली जो देने के लिए होती है। ये एक्टिव है अगेंस्ट द सूडोमोनास एरिज़ोनोसा, परसिस्टिक फिब्रोसिस, ट्रैवलर डायरिया एंड टाइफाइड फीवर। सो आप लोगों ने इसको PTTC इससे याद रखना है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो है वो क्या किसके अगेंस्ट वो ज़्यादा एक्टिव है। एक तो सूडोमोनास एरिजिनोसा, फिर ट्रैवलर डायरिया एंड टाइफाइड फीवर, इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ये TB के लिए सेकंड लाइन जो है वो एक TB भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है TB के लिए। TB के लिए ये 3 T तो यही हो गए, और सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर लिवोफ्लॉक्सासिन का आपके नाम से पता चल रहा है ये लिवो जो है ना ये लिवो रोटेटरी है, ठीक है। L आइसोमर है ऑफ ओफ्लॉक्सासिन का। थेराप्यूटिक यूजेस के क्या हैं, ज़्यादातर हमने बताया कि आप लोगों ने याद रखना है लिवोफ्लॉक्सासिन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इसकी बात। सो कैप एंड हैप आ जाता है, ये इसके लिए आ जाता है। इसके अलावा ये प्रोस्टाइटिस एंड स्किन इन्फेक्शन में भी ये यूज़ होता है। 100% इसकी बायोअवेलेबिलिटी है, इसकी 80% थी और इसकी पुअर थी। वंस डेली डोज है इसका, वंस डेली डोज है, और इसका ट्वाइस डेली डोज है। उसके बाद आ जाता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये एक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड एनारोब्स, पुअर एक्टिविटी अगेंस्ट सूडोमोनास एरिजिनोसा। अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया हुआ ये मेजर इनके वो हैं यूज़। इसकी पुअर एक्टिविटी है ग्राम, ये जो सूडोमोनास एरिजिनोसा ग्राम नेगेटिव है। नॉट इंडिकेटेड फॉर द UTI के लिए ये इंडिकेट नहीं होता क्योंकि ये कंसनट्रेट नहीं करता इन द यूरिन। सो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज़ नॉट इंडिकेटेड फॉर द UTI। अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा था यहाँ पर कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है और लिवोफ्लॉक्सासिन ये दोनों यूज़ हो रहे थे UTI के लिए, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूज़ नहीं हो रहा था। सो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन तो UTI के लिए यूज़ नहीं हो रहा। सो नॉरफ्लॉक्सासिन को हम लोगों ने देख लिया कि प्रोस्टाइटिस में ये यूज़ हो रहा है, इसके अलावा UTI में यूज़ हो रहा है एंड इन्फेक्शस डायरिया में यूज़ हो रहा है। सो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 3T, ट्रैवलर डायरिया, टाइफाइड फीवर, सेकेंड लाइन एजेंट इन द TB, सिस्टिक फिब्रोसिस में एंड सूडोमोनास एरिजिनोसा इन्फेक्शंस में। फिर लिवोफ्लॉक्सासिन जो है ज़्यादातर कैप और हैप के लिए, इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी यूज़ हो रहा है। और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस में ये यूज़ हो रहा है। ग्राम नेगेटिव के खिलाफ जो है ये इतना इफेक्टिव नहीं है और ये UTI को भी ट्रीट नहीं करता। अब अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस के बारे में, तो क्रॉस रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। अब आप लोगों ने याद रखना कि फ्लोरोक्विनोलोन्स का जो मैंने स्टार्ट ही, एक तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और जो है क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने स्टार्ट ही में ये पढ़ा है कि इसका जो है इंडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो क्रॉस रेजिस्टेंस तो एग्जिस्ट करना इसका बनता ही है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा ये कॉमन है। इसके अलावा अगर रेजिस्टेंस डिवेलप होगा तो अगेन उसी तरह जो टारगेट है उसमें म्यूटेशन हो जाएगी, जैसे जाइरेज A है या पार्क C जो है उसमें म्यूटेशन हो सकती है। इसके अलावा टोपोआइसोमेरेस 2 और टोपोआइसोमेरेस 4 उनमें भी जो है वो म्यूटेशन हो सकती है। फिर जो है वो पोरिन चैनल यानी कि इसकी एंट्री बंद हो सकती है या फिर इसकी जो एग्जिट वो इंक्रीज़ हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग इसके काइनेटिक्स की तरफ देखें तो काइनेटिक्स में हम लोगों ने स्टार्ट में ही जो है वो बात हम लोगों ने पढ़ी हुई थी कि ये पीछे पढ़ा है कि नॉरफ्लॉक्सासिन जो है वो इसकी एब्जॉर्प्शन बायोअवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि दूसरों की अच्छी है बायोअवेलेबिलिटी। IV एंड ऑप्थैलेमिक फॉर्मुलेशन किसकी अवेलेबल है, MLC की। आप लोग इसको LCM भी याद कर सकते हैं कि जो LCM है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये अवेलेबल है एज अ IV एंड ऑप्थैलेमिक दोनों, जबकि नॉरफ्लॉक्सासिन है ये अवेलेबल नहीं है इस फॉर्म में। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो सुक्राल्फेट है या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड है या डाइटरी सप्लीमेंट जैसे आयरन या जिंक है वो डिक्रीज़ करती है इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्लूडिंग कैल्शियम एंड अदर डाइवेलेंटाइन। अब यही बात हम लोगों ने जो है वो टेट्रासाइक्लिन में भी पढ़ी थी कि ये चीज़ इन चीज़ों के साथ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है टेट्रासाइक्लिन, ठीक हो गया। तो इसलिए ये इनकी को एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिकमेंडेड नहीं होती। सो आप लोगों ने फ्लोरोक्विनोलोन्स के आप लोगों ने काउंसलिंग पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुक्राल्फेट एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम एंटासिड्स के साथ नहीं देना, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद इसकी वेल डिस्ट्रीब्यूशन है टू द मतलब सारे बॉडी टिश्यू में ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोन्स एंड जो है यूरिन में इसका हाई लेवल है एक्सेप्ट मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जैसे हम लोगों ने पढ़ा, और CSF में जो है ना इसका लेवल लो है, इसीलिए मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में ये यूज़ नहीं हो रहा।
बाकी ये है कि मैक्रोफेजेस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इनमें भी जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एलिमिनेशन देखी जाए तो इनकी रीनल है, सो डोज एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की लिवर है जो एलिमिनेशन। अब आप लोगों ने स्टार्ट से याद रख लेना कि आप लोगों ने जब सिंपल ड्रग पढ़ा था तो हम लोगों ने याद किया था कि ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूटीआई के ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो है इसकी यूरिन में इसकी जो है वो एक्सक्रीशन इतनी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि ये किसी और रूट से निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लिवर से निकल रहा है, और लिवर से निकल रहा है तो इसका जो है ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने जो है इसका मॉक्सीफ्लॉक्सासिन फिर एहतियात से देना है, अगर लिवर डिसफंक्शन है, हेपाटिक डिसफंक्शन। और बाकी के ड्रग्स के लिए आप लोगों ने एहतियात किस सिलसिले में बरतनी है कि अगर रीनल इम्पेयरमेंट है तो फिर आप लोगों ने जो है वो डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के केस में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो आपको मैंने लास्ट टाइम टेट्रासाइक्लिन में भी ये दिखाया था कि वाटर के साथ सबसे पहले इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी, उसके बाद मिल्क के साथ, और उसके बाद योगर्ट के साथ। ठीक है, सबसे कम जो है अगर आप दही के साथ कोई दवाई ले रहे हो, या दही को 2 घंटे के मतलब आप लोग किसी पेशेंट को दवाई दिया और उसने 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो दही खा लिया या मिल्क दूध पी लिया, तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। अब हम चलते हैं इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की तरफ। एडीआर्स, न्यूज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये कॉमन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हेडेक, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस एंड कॉशन इन द सीएनएस डिसऑर्डर्स। सो आप लोगों ने इन चार चीज़ों से आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो है ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रही है। ऑल्दो कि ये सीएसएफ पे इतना इसका लेवल नहीं है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, इसका लो लेवल है, लेकिन ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स और जो आपके ब्रेन को ये इफेक्ट कर रही है, बेशक वो हेडेक की फॉर्म में या डेजीनेस की फॉर्म में या लाइट हेडेडनेस। इसके अलावा जो उसके मेजर एरियाज हैं वो ये है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है कि वो न्यूरॉन्स जो मैसेज लेके जा रहे हैं ब्रेन से टू द बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, और फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन, वो डैमेज हो जाते हैं। सो ये मैंने ब्रेन और ये आपको इसके शक्ल से अंदाज़ा हो रहा है कि ये सैड है बहुत, और ये सैडनेस इसकी क्यों है, क्योंकि ये डैमेज हुआ हुआ है नर्व। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसके अलावा ये क्यूटीसी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग करता है, यानी कि ब्रेन को भी इफेक्ट कर रहा है और हार्ट को भी किसी तरह से इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये फोटो सेंसिटिविटी कॉज करते हैं एंड ग्लूकोज की डिसरेगुलेशन कॉज करते हैं, यानी कुछ केसेस में इंक्रीज कर देते हैं और कुछ केसेस में डिक्रीज कर देते हैं। सो डायबिटीज़ के पेशेंट को आप लोगों ने सिप्रोफ्लॉक्सासिन एहतियात से देना है। ये इसका बाद पॉइंट बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। फोटोटॉक्सिटी जो है वो किसके साथ और कॉमन थी, टेट्रासाइक्लिन के साथ। उसके बाद ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि एक तो ये टेंडन रप्चर कर रहा है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना वो भी इरोजन कर देता है। अब देखिए ये कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद होता है बोन्स के एंड्स पे, तो ये कितना ज़्यादा जो है ये ख़राब हुआ है। जैसे अगर किसी ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का लेक्चर मेरा लिया है तो उनको पता होगा कि किस तरह से जो किस तरह से ये सारा कुछ जो है ना इन्फ्लेमेशन इनकी स्टार्ट होती है। टेंडिनाइटिस आ जाता है, यानी कि टेंडन की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, या फिर इसका टेंडन रप्चर हो सकता है। उसके अलावा ये प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ब्रेस्ट फीडिंग भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और अंडर 18 को भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने अभी आप लोगों ने ये जब आप डायग्राम अपने जहन में रखेंगे ना तो आप लोगों ने ये जो ओवल से जो शेप में 3 चीज़ें आई हुई हैं ना, ये एज या कंडीशन से रिलेटेड हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसकी ड्रग का जो है ना इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन में आप लोगों ने याद रखना है कि ये TCCW। अब TCCW क्या है, T फॉर थियोफाइलिन है, C से कैफीन है, और एक है साइक्लोस्पोरिन, एंड W से आ जाता है वारफरिन। इन सब का लेवल ये इंक्रीज करता है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने मैक्रोलाइड्स पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने स्टैप W की एक एक्रोनॉम बनाई थी, और इसी तरह हम लोगों ने जो है वो मज़ीद भी बनाए हुए लेक्चर्स में हम लोगों ने आगे भी हम देखेंगे इस तरह की। सो फॉर द फ्लोरोक्विनोलोन्स आप लोगों ने याद रखना है TCCW। पहले हम लोगों ने जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है उसके लिए जो है वो हम लोगों ने याद रखा था PTTC। अब यहाँ पर TCCW, ये आप लोगों को अगर इस तरह याद रखना है तो इस तरह से कर लें, या आप कोई और वर्ड बना सकते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस के साथ कुछ लोग बनाते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कैफ़ीन अगर चाय में है तो आप लोग चाय को इन्वॉल्व कर लो, या कुछ इस तरह का अपने सेंटेंस में जो है। थियोफाइलिन भी चाय में मिल जाती है या कॉफ़ी में मिल जाती है, कैफ़ीन भी जो है वो मिल जाती है उसमें। सो आप देखना कि ये जो ब्रेन में जो है ना ब्रेन CNS स्टिमुलेंट्स हैं ये दोनों, और वारफरिन का तो आप लोगों को पता ही है, और साइक्लोस्पोरिन, तो इन सब का लेवल जो है ये बढ़ जाता है। सो आप लोगों ने इन चीज़ों से ये चीज़ें याद रखनी है। TCCW।
सो आप लोगों ने ये चीज़ें याद रख ली। वारफेरिन का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ड्रग्स के साथ होता है। सो ये जो है यहाँ पर जो है फ्लोरोक्विनोलॉन्स का हमारे पास टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सल्फोनामाइड्स को पढ़ेंगे एंड सल्फोनामाइड्स के डिफरेंट जो फॉर्मुलेशन है जिसमें क्लोट्रीमोक्साजोल भी आता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सो इंशाल्लाह तब तक के लिए जो है वो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।